तो पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर कहीं दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो मान लिया एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2, एक चार्ज है ये Q3 और एक मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है Q4। मान लिया 4 चार्जेस हैं ये, और आपको किसी एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लिया हमें फाइंड करना है Q1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, Q3 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से और Q4 की वजह से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपको Q1 पे नेट चार्ज निकालना है, ठीक है, तो आप पहले फाइंड करो Q2 की वजह से नेट चार्ज कितना लग रहा होगा। मान लिया Q2 की वजह से ये फोर्स लग रहा है F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज F12। ठीक है, और हम मान ले रहे हैं यहाँ पे, मान लिया Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है और मान लिया Q4 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ताकि आपको फोर्स की डायरेक्शन बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो जो सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। तो हम Q1 पे नेट फोर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें Q2 की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, Q1 पे कितना होगा, Q3 की वजह से नेट फोर्स फाइंड करेंगे कितना होगा, Q4 की वजह से नेट फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन तीन चार्जेस की वजह से फोर्सेस फाइंड करेंगे Q1 पे और उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो वो नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो Q2 की वजह से ये फोर्स लगेगा इस तरफ इसलिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और रिपल्शन का फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स अंदर की तरफ लगता है। ठीक, Q1 और Q3 के बीच में देखें तो ये दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनमें भी रिपल्शन का फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा इस लाइन ऐसे बाहर की तरफ, इसका नाम होगा F13। 13 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्लियर, अब 1 और 4 का देखते हैं। तो 1 और 4 को अगर आप देखो तो 1 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी ये जो लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग दीस टू चार्जेस। ठीक है, ये Q1 है, ये Q4 है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये फोर्स ऐसा लग जाएगा और इस फोर्स का नाम होगा 1 4 क्लियर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ठीक है, तो ये दोनों रिपल्शन के फोर्स हैं और ये अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक, तो अब आपको Q1 का अगर नेट फोर्स फाइंड करना है तो इन तीनों फोर्सेस का सुपरपोजिशन मतलब इन तीनों को हम वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे, तीनों का वेक्टर सम। ठीक है, जो नेट फोर्स होगा ऑन 1, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ 1 2 प्लस वेक्टर सम ऑफ 1 3 प्लस वेक्टर सम ऑफ 1 4। ठीक है, जितने भी बाकी मीडियम में सराउंडिंग्स में जितने भी बाकी चार्जेस हैं सब की वजह से आप एक एक का फोर्स निकालो, सबको वेक्टर सम कर दो, तो उस पे ये नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, क्लियर। तो इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, कि if more than one charges are present, if more than two charges are present, then net force on any one charge is equal to vector sum of force exerted by any other charge या all other charges। ठीक, net force on any charge is equal to vector sum of forces exerted by all other charges। ठीक, तो इस पे जो Q1 पे नेट फोर्स होगा वो बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन सबकी वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ऐसे भी कह सकते हो कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो और चार्जेस के प्रेजेंस होने से इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो बीच में रिपल्शन का फोर्स होगा। इसको लिखेंगे तो F21 क्यों, क्योंकि ये 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, और इसको लिखेंगे F12 क्योंकि 1 पे लग रहा है 2 की वजह से। तो ये जो फोर्स होगा 1 और 2 के बीच में, ये फोर्स और चार्जेस के प्रेजेंट होने से अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये Q3 यहाँ होता है तो भी इसकी वैल्यू रहेगी, Q3 यहाँ नहीं होता तो भी इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में एक और बात है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेचर में। अब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, तो आपको पता होगा 11th में पढ़ते हैं उसको कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप ऐसे समझो, जैसे मान लिया एक पॉइंट चार्ज है Q2 कह देता हूं इसको, सपोज फोर्स लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है Q1। Q1 अपनी जगह फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा, और Q1 Q2 को कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है,
कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और मान लिया कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, Q2 पे ऐसे बाहर की तरफ लगेगा और Q1 पे ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। जो Q पे फोर्स लग रहा होगा तो इसको नाम ले सकते हैं हम F21, ये सेकंड चार्ज पे फोर्स लगा है और 1 फर्स्ट चार्ज की वजह से, ठीक है। अगर ये तो फिक्स है, ये तो मूव नहीं करेगा, अगर हम इस Q2 को मूव करना है और मान लिया यहाँ से मूव करा के हम इसको यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, पॉइंट A से हम मूव करा रहे हैं इसको पॉइंट B तक, ठीक, ऐसे तो फोर्स उसी तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो कुछ ना कुछ वर्क कर देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कुछ ना कुछ वर्क कर देगा और ये जो वर्क आएगा, ये जो वर्क होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप A से लेकर B तक किस पाथ से गए। इस Q2 को आप A से लेकर B तक कैसे लेके जाते हो, आप स्ट्रेट लेके जाओगे तो भी वही वर्क की वैल्यू आएगी, आप इसको इस पाथ से लेके जाओगे तो भी वर्क की वही वैल्यू आएगी, आप इसको किसी भी पाथ से लेके जाओ, तीनों पाथ्स में अगर इसको हम बोले पाथ 1, इसको हम बोले पाथ 2 और इसको हम बोले पाथ 3, तो जो वर्क डन होगा फर्स्ट पाथ में वही वर्क डन होगा, सेकंड पाथ में वही वर्क डन होगा, थर्ड पाथ में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है नेचर में, कंजर्वेटिव, ठीक है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। इवन आप ऐसे समझो कि जिस फोर्स के लिए भी पोटेंशियल डिफाइंड होगा वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफाइंड है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव, ठीक है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफाइंड है, इसीलिए डिफाइंड है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कोई फ्रिक्शन पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, क्लियर। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तीनों साइड्स इक्वल है, ए और इसके तीन कॉर्नर्स पे तीन चार्जेस रखे हैं, एक क्यू चार्ज रखा है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज, तीन आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है किसी भी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना, बाकी दो चार्जेस की वजह से, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पे। हम किसी को भी ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं या इसको, किसी को भी आप ले सकते हो। तो मान लिया अगर हम इस वाले चार्ज को कंसीडर करें, इस वाले चार्ज में नेट फोर्स लग रहा होगा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हर इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स फाइंड करो इस पे और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस क्यू की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, तो फोर्स सिंस ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और रिपल्शन फोर्स कैसे लगेगा इस पे, ऐसे अभी बाहर की तरफ, ठीक है। और इस पे रिपल्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे अभी, क्लियर। ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं और ये इनको मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, और अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक मतलब दोनों सेम काइंड के चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, तो इन पे जो फोर्स लगेगा तो इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। अब वो अलोंग बाहर की तरफ लग रहा है कि अंदर की तरफ लग रहा है, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इन पे जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलोंग लगेगा, लेकिन बाहर की तरफ फोर्स ऐसे लगेगा उसी लाइन के अलोंग, ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ। Q2 पे लगेगा Q1 से दूर की तरफ, Q1 पे लगेगा Q2 से दूर की तरफ। कब, जब दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, मान लिया ये Q1 है ये Q2 है और ये मान लिया पॉजिटिव और ये मान लिया नेगेटिव है, तो भी इन पे जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, लेकिन अब अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, लेकिन फोर्स हमेशा रहता है लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग, क्लियर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखते हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलोंग लगेगा, लेकिन बाहर इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ठीक। अगर हम इसकी वजह से इस पे फोर्स देखें तो ये दोनों भी लाइक चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से इसी लाइन के अलोंग लगेगा, लेकिन इस पे भी लगेगा बाहर की तरफ और इस पर भी लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, तो इन दोनों ये भी लाइक चार्जेस हैं, तो इन पे भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा, लेकिन इस पे भी लगेगा बाहर की तरफ और इस पे भी लगेगा बाहर की तरफ। और ये जितने भी एरो बनाए हैं मैंने फोर्सेस के, इन सब का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, क्यों? क्योंकि जो चार्ज कॉम्बिनेशन, आप कोई भी चार्ज कॉम्बिनेशन लो, ये लो या ये लो या फिर ये लो, चार्ज कॉम्बिनेशन सेम है, Q Q Q Q Q Q, ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो भी हर केस में सेम है, इधर भी ये है, इधर भी ये है, इधर भी है। जो फोर्स लग रहे होंगे वो सेम लग रहे होंगे। तो अगर मैं कहूँ ये फोर्स F है, तो ये वाला फोर्स कितना हुआ F, ये वाला भी F होगा,
ये वाला भी एफ, सारे फोर्सेस एफ होंगे और एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो कूलॉम्स लॉ कहता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k q1 भी q है, q2 भी q है और अपॉन r स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स हो गया आपके पास k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर? अब आपको किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड कर देना है, इस चार्ज पे या इस पे या इस पे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बीच में एंगल कितना होगा ये, तो ये पहले डिस्कस हो चुका है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल देखोगे तो वो 60 डिग्री होगा, तो इधर भी ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आपको दो फोर्सेस पता है, दो वेक्टर्स पता है और उनके बीच में एंगल पता है। आपको रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है r, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? तो रिजल्टेंट फोर्स F नेट फाइंड करना है आपको किसी भी एक चार्ज पे, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। आपका A वेक्टर भी F है और B वेक्टर भी F है। ठीक है, तो ये F स्क्वायर प्लस 2FF cos 60। तो इसको मैं लिख देता हूँ आपको, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2FF भी क्या हो जाएगा? F स्क्वायर और cos 60 होता है हाफ। क्लियर? cos 60 होता है हाफ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 बाहर ऐसे लिख दिया मैंने अंडर रूट के अंदर, और सिर्फ अंदर क्या बचा, मतलब अंडर रूट के बाहर क्या बचा? सिर्फ f स्क्वायर है, इसमें से कॉमन लिया तो f आ गया बाहर, और f की वैल्यू कितनी? k की स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया आपके पास √3 टाइम्स k की स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये नेट फोर्स। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ही पढ़ेंगे, लेकिन वो जो फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे वो निकालेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, सब कुछ वेक्टर। तो आप कुछ ऐसे समझो, जैसे अगर हम 2 डायमेंशन में देंगे सर, फिर इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज यहाँ है q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है, q1 का पोजीशन वेक्टर r1। क्लियर? ये q1 कहीं रखा हुआ है, कहीं स्पेस में, और उस q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वेक्टर r1। ठीक है, और एक और चार्ज रखा है कहीं यहाँ q2, ये चार्ज है q2, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r2। क्लियर? दो चार्जेस हैं xy प्लेन में कहीं रखे हुए हैं, हम 3D में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है, ये चार्ज q1 है, चार्ज q2, और इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। ठीक, तो हम अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। मान के चल रहे हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, इनकी जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है, लाइन ऑफ मीटिंग है, इनका लाइन ऑफ जॉइनिंग है, उसके अलावा लगेगा। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फोर्स रिपल्शन का लगेगा, और ये दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये फोर्स अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और q1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, इसका नाम होगा F21 और इसका नाम होगा F12। ठीक, तो ये फाइंड करते हैं ये कितना होगा वेक्टर फॉर्म इसकी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है। सबसे पहले k q1 q2 r स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको इनके बीच का सेपरेशन चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए कितनी होगी। ठीक है, तो ये वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर कितना होगा। ठीक है, ये वेक्टर हम इस डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक है, तो इस फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 की वही डायरेक्शन है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर हम इसी डायरेक्शन ले रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वेक्टर होगा कितना भाई जब, ठीक, तो हमें ये पता होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो पोजीशन, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा वेक्टर r, अगर हम इसको कहें तो ये वेक्टर r होगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को आप r को ऐसे लिख सकते हो r2 माइनस r1। ठीक, और ये जो फोर्स लग रहा है F21, इसकी भी वही डायरेक्शन है जो वेक्टर r की डायरेक्शन है। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
तो सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक, तो चलो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज अपॉन R स्क्वायर इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो मॉड R है डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर? ये सिर्फ आया है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन देनी है। तो वेक्टर्स में सबको पता होता है कि अगर किसी वेक्टर को डायरेक्शन देनी होती है तो उसके मैग्नीट्यूड में उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो, जैसे एक वेक्टर है जो मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस है और आपको वेक्टर बनाना है एक्स के अलोंग और 3 यूनिट का वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर हमें बनाना है किसके अलोंग, एक्स के अलोंग और कितने यूनिट का वेक्टर, 3 यूनिट का। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है 3, और इस 3 में जो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना होगा आई कैप। तो ये x 3 आई कैप का मतलब ये एक वेक्टर है जो x के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। ठीक है, अगर आपको एक वेक्टर चाहिए y के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड हो 5, तो हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे ये मैग्नीट्यूड, और y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है j कैप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सेम कांसेप्ट होता है किसी जनरल डायरेक्शन में। किसी भी जनरल डायरेक्शन में आपको वेक्टर चाहिए 10 यूनिट का, तो आप 10 लिखो और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है मान लिया a कैप, बस a कैप से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? सेम केस हम क्या करने जा रहे हैं, हमें ये फोर्स लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है इसकी। तो इस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड हम लिख चुके हैं। अब इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है हमारे पास r, और r वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये r की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है along the direction f21, तो बस इसी से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड में, तो ये आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर r अपॉन मॉड r कितना है R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1। क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन देने के लिए ये डायरेक्शन देने के लिए ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अगर यही काम हमें अगर F12 फाइंड करना है, ठीक, F12 फाइंड करना है मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो अब हम ये वाला वेक्टर चूज नहीं करेंगे, तो हम कौन सा वेक्टर बनाएंगे, आप ये वाला वेक्टर, क्योंकि इसी डायरेक्शन के अलावा आपका फोर्स है। तो ये वेक्टर अगर आप लिखोगे r, समझना ये वेक्टर में लिखना है, तो वो r क्या होगा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, यानी अब R2 माइनस R1 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। तो जो कुछ भी यहाँ लिखा है उसमें बस आपको क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो अब R2 माइनस R1 नहीं है, अब R1 माइनस R2। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये वेक्टर फॉर्म। क्लियर?